हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के ही इस आर्टिकल को, और ये आर्टिकल किस पर बेस्ड है सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा डिस्कशन कर लूँ आप लोगों से। बट बिफोर आई बिगिन, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द ब्यूटीफुल बेल आइकन देयर so that you can get notified about all the upcoming lessons. Listen dear friends, सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की बात हो रही है, इसमें एक्चुअल में कोलिजियम का काम क्या होता है मैं आपको बता दूं। जो हाई कोर्ट के जजेस वगैरह रिक्रूट होते हैं या फिर उनका जो ट्रांसफ़र होता है, ये डिसीजन उसमें लिया जाता है। इस डिसीजन में सिर्फ जुडिशरी का ही रोल होता है, गवर्नमेंट या पार्लियामेंट का कहीं से कोई रोल नहीं होता। ये आर्टिकल इसी पर बेस्ड है। एक्चुअल में है क्या कि कोलिजियम ने, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने 3 जजेस का, 3 लॉयर्स हैं उनका नाम दिया ताकि उनको हाई कोर्ट का जज बनाया जाए उनके प्रमोशन के लिए। अब इसमें क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ऑब्जेक्शन दिखाया कि क्या पैरामीटर्स हैं, क्यों आप कर रहे हैं, या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल है। राइटर ने, ऑथर ने इसमें यहाँ तक कि कहने की कोशिश की है कि कई सारी बातें इसमें जिक्र हुई हैं कि अगर कुछ जज ऐसे हैं जिनके जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब क्या कि सेम सेक्स में रुझान, जैसे गे हो गए, लेस्बियन हो गए। हालांकि इसमें तो जो जज हैं जिनकी बात हो रही है वो मेल ही हैं, तो गे की बात हो रही है कि अगर वो गे हैं तो क्या ऐसा जज अगर बने जिसका कि ओरिएंटेशन जो है सेम सेक्स के लिए ही हो, तो क्या ये सही होगा। या फिर कुछ जजेस ऐसे हैं जो जिनका प्रमोशन के लिए जिनका नाम दिया गया है और अपना खुद का वो पॉलिटिकल व्यू रख रहे हैं, तो क्या उससे भी ऑब्जेक्शन है। अगर ये ऑब्जेक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा अगर ऐसा है, ऐसा इसमें ऑथर ने लिखने की कोशिश की जो कि आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो अगर ऐसा है तो क्या ये सही है, इसमें आपके अपने ओपिनियन क्या है, इसको आप बताएंगे। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं जल्दी से। आज का ही आर्टिकल है ये। इसमें आप देखेंगे नेसेसरी पुशबैक। पुशबैक समझते हैं क्या आप? पुशबैक का मतलब होता है रिफ्यूजल। रिफ्यूजल का मतलब क्या, किसी ने कुछ कहा, आप बोल रहे हैं हम नहीं करेंगे। किसी ने कहा किसी चीज को फॉलो करो, आपने कहा नहीं, पुश बैक ही रहा, धक्का दे देना, पीछे ढकेल देना, मतलब लेना ही नहीं। तो आवश्यक पुशबैक रहा ये, किस पर रहा? ऑन द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम्स रीइटरेशन। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, जिस भी वर्ड के एंड में TION लग जाता है वो नाउन हो जाता है। नाउन पार्ट ऑफ स्पीच है इसकी, इसको ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है किसी बात को रिपीट करना ताकि उस बात को इम्फेसाइज किया जा सके। ठीक है, आगे रिकमेंडेशंस मतलब सिफारिशें। सिफारिशें का मतलब क्या निकला कि कुछ लॉयर्स को जब प्रमोशन की बात आई कि उनको हाई कोर्ट का जज बनाया जाए, तो वो जो सिफारिशें थी उनकी पुनरावृत्ति पर जो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने कुछ बोला, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। आगे क्या दिया गया है? सेंटर शुड स्टॉप। सेंटर सब्जेक्ट है, सेंटर मतलब आपके केंद्र सरकार। शुड स्टॉप ये मेन वर्ब है आपका। सेंटर को बोला गया है कि उसे रोक देना चाहिए। क्या स्टॉप के बाद वर्ब ING फॉर्म इन्फिनेटिव दोनों आता है। स्टॉप सीइंग, सेंटर को सीइंग क्या देखना? जुडिशियल अपॉइंटमेंट, यानी कि जो न्यायिक नियुक्तियां हैं उसको एज अ सिस्टम ऑफ स्पॉइल्स मीन्स। अच्छा, सिस्टम ऑफ स्पॉइल मीन्स समझते हैं क्या होता है? जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो चुनाव जीत जाती है, अगर वो सत्ते में आती है, चाहे राज्य हो चाहे सेंटर हो, तो ये जो टर्म यहाँ पे यूज किया गया है स्पॉइल्स मीन्स, है ना, सिस्टम ऑफ स्पॉइल्स मीन्स, इसका मतलब ये है आपका कि मैंने आपको सपोर्ट किया, अब आप जब गवर्नमेंट में आ गए तो कई बार सुनते होंगे आपकी पर्टिकुलर सरकार ने कुछ लोगों को नौकरी दे दी गवर्नमेंट जॉब में, कुछ लोगों का प्रमोशन कर दिया, कुछ लोगों का ऐसे जगह ट्रांसफर कर दिया जहां पे कि उनको फायदा ज़्यादा हो, आराम ज़्यादा हो, काम कम करना पड़े। तो इस तरह के सिस्टम को ही कहते हैं सिस्टम्स ऑफ स्पॉइल्स मीन्स। और इसे क्या बोलेगा? फॉर लॉयलिस्ट। लॉयलिस्ट का मतलब क्या निकला कि वो लोग, जो लोग सेंटर यानी कि जिस भी सरकार के, यहाँ की जो बात हो रही है, जिस सरकार के लिए लॉयल हैं, उन लोगों को, मतलब कि जो अपॉइंटमेंट लिखा गया, जो न्यायिक अपॉइंटमेंट्स हैं, ये न्यायिक अपॉइंटमेंट्स को इस रूप में नहीं लेना चाहिए और गवर्नमेंट को इस पे रोक लगानी चाहिए। गवर्नमेंट को ये काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसा गवर्नमेंट करती क्यों है? इस जो यहाँ पे आर्टिकल इसके बेसिस पे हो सकता है कि कोई सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जज बन जाए कि गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन ले तो उस जज का जो आइडियोलॉजी है, जो अपना पॉलिटिकल व्यू है, उस पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट ना कर रहा हो। अगर उस पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा तो जो गवर्नमेंट होगी वो क्यों चाहेगी कि वैसे लोग जाएं। तो इसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि गवर्नमेंट को जो है कि सेंटर को जो ये न्यायिक नियुक्तियां होती हैं इनको इस रूप में नहीं लेना चाहिए। इस रूप में मतलब किस रूप में? मतलब ये कि सिर्फ उन लोगों को के रूप में काम नहीं करना चाहिए कि जो लोग सिर्फ उसी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट को इस हिसाब से काम करना चाहिए, उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में। और जो
सुटेबल हो, जो जिसके अंदर इंटीग्रिटी है, जो उस पद का वाकई दावेदार है, काबिलियत है, मौका उसी को देना चाहिए। आइए इस आर्टिकल को अब हम लोग डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। मैं पहले कुछ वर्ड्स उसके लिखा हूँ यहाँ पे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और मैं चाहूँगा कि आप इन वर्ड्स को देख लें। जैसे कि पुश बैक लिखा गया है वर्ब के केस में, वहाँ पे जो पुश बैक लिखा था वो एक साथ लिखा था। आपने अगर ध्यान दिया हो तो वहाँ वाला पुश बैक ऐसे लिखा हुआ था, एक ही साथ। तो एक ही साथ लिखने पे नाउन हो जाता है, ठीक है। अलग लिखने पे ये वर्ब हो जाता है। पुश बैक का क्या, इफ़ यू पुश बैक अगेंस्ट समथिंग, यानी कि जब आएगा तो ये पूरा इस तरीके से आएगा। इफ़ यू पुश बैक अगेंस्ट समथिंग का मतलब ये होता है यू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, या फिर यू ट्राई टू प्रिवेंट इट। या तो आप उसे मानने से ही मना कर देते हैं, या फिर उसको कोशिश करते हैं कि वो रुक जाए। ब्लॉक तो आप जानते हैं क्या होता है, रास्ता रोक देना किसी का। रीट्रेट देखिए, रिपीट, रीस्टेट, से अगेन, रिटेल, मतलब दोबारा से किसी बात को कहना ताकि उस बात पे आप जोर दे सकें, एम्फेसाइज कर सकें। एलिवेट करना का कुछ और मतलब नहीं है। एलिवेट करना मतलब प्रमोट कर देना, किसी को और बेहतर कंडीशन में पहुंचा देना। कॉन्टेस्टेशन मतलब क्या हो गया आपकी, देख लीजिए, डिस्प्यूटिंग एंड आर्ग्यूइंग का एक प्रोसेस, यानी कि मुकाबला, बहस, झड़प। आगे देख लीजिए, अनटेनेबल, यहाँ दिया है अस्थिर। अस्थिर मतलब कि एक ऐसा ओपिनियन, अगर आपके कोई ओपिनियन की बात कर रहे हैं, उसको हमने बोल दिया, या फिर किसी आर्ग्यूमेंट की, जो कि आर्ग्यूमेंट आपका अनटेनेबल है। अनटेनेबल का मतलब ये निकला को ग्राउंडलेस है। अस्थिर है मतलब कि उसका आधार ही नहीं है, वो कभी भी गिर जाएगा, अस्थिर। अबंडेंटली एक एडवर्ब है। इस एडवर्ब का मतलब देख लीजिए क्या होता है यहाँ पे, समथिंग इज अबंडेंटली क्लियर। अगर अबंडेंटली को आप क्लियर के साथ यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब बिल्कुल स्पष्ट है। अगर मैं बोलता हूँ इट इज अबंडेंटली क्लियर, तो अबंडेंटली क्लियर मतलब क्या, इट्स ऑब्वियस, मतलब ये क्लियर है कि ऐसा ही है, कुछ और नहीं है। बैडली, बैडली देखिए एडवर्ब है, इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं आप। एक तो ये होता है कि समथिंग इज डन बैडली, कोई काम बैडली हुआ है, तो बैडली मतलब क्या होगा, खराब तरीके से हुआ है, जैसे आप चाहते थे ये वैसे नहीं हुआ है। दूसरा, बैडली को डिग्री के केस में भी हम यूज करते हैं, मच, बहुत ज़्यादा, सीरियसली, डेस्परेटली, मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को चाह करके करना। तो बैडली का मतलब हमेशा बुरे तरीके से ही नहीं है, बैडली का मतलब बहुत ज़्यादा चाहना भी है, बहुत ज़्यादा कि वो हो जाए, वैसा ही हो। स्मैक ऑफ, स्मैक यहाँ पे वर्ब है, प्रपोजिशन ऑफ आएगा। स्मैक ऑफ देखिए, जैसे दिया है ना, इफ वन थिंग स्मैक्स, ये वर्ब है हमारा, स्मैक्स ऑफ अनदर थिंग। जैसे मान लेते हैं एक थिंग वन है, ये थिंग बी है। अगर मैं बोलता हूं कि जो ए है ये स्मैक ऑफ बी है, इसका मतलब देख लीजिए क्या है, यू कंसीडर, मतलब इट रिमाइंड्स यू ऑफ इट। मतलब ये है कि अगर आप बोलते हैं कि ए स्मैक्स ऑफ बी, यानी कि जो काम आप ये कर रहे हैं ये आपको इस चीज की याद दिलाती है, यानी कि ये जो काम कर रहे हैं ये कुछ और नहीं है, ये मिलता बी की से मिलता जुलता है। तो ये सब फ्रेजेस याद रखिएगा, अभी जब मैं आर्टिकल एक्सप्लेन करूंगा आपको तो वहाँ काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। देखिए, स्टॉल करना मतलब रोक देना किसी चीज़ को, टू स्टॉप या फिर टू प्रिवेंट, ये मैंने बताया ही था अभी। स्पॉइल्स सिस्टम क्या है, यहाँ भी पढ़ के बता देता हूँ मैं। इन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, यानी राजनीति में और सरकार की बात हो रही है यहाँ पे। अ स्पॉइल्स सिस्टम, क्या बोला गया, ऑल्सो नोन एज पैट्रोनेज सिस्टम। ये क्या दिया गया, स्पॉइल्स सिस्टम इज अ प्रैक्टिस, एक ऐसा अभ्यास है जिसमें इन विच अ पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक पार्टी, आफ्टर विनिंग एन इलेक्शन, चुनाव को जीतने के बाद, गिव्स देती है, गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी नौकरी दे देती है, टू इट्स सपोर्टर्स, अपने सपोर्टर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को। क्यों, एज ए रिवॉर्ड, एक इनाम के रूप में, फॉर वर्किंग टुवर्ड्स द विक्ट्री, उस जीत की ओर काम करने के लिए, और एज एन इंसेंटिव, एक इंसेंटिव भी, टू कीप वर्किंग फॉर द पार्टी, ताकि वो उसी पार्टी के लिए काम करते रहें। तो समझ में आ गया ना, ये भी टर्म आगे यूज होगा। इम्पिंज ऑन का मतलब होता है टू हैव अ बैड इफेक्ट ऑन समथिंग। रिप्लीट, जनरली विद का यूज करते हैं रिप्लीट के साथ। रिप्लीट विद का मतलब होता है भरा हुआ होना, यानी कि जो चीज़ यहाँ पर रहेगी, रिप्लीट विद समथिंग, तो इसका मतलब है कि यही चीज़ पर्याप्त मात्रा में है। इनवेरिएबली का मतलब लगभग लगभग हमेशा, ऑलमोस्ट, ऑलवेज। अपैलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, वेरी बैड एंड शॉकिंग, बहुत ही भयावह, डरा देने वाला, बहुत ही बुरा। ठीक है, ये रहे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स। अब हम आते हैं अपने इस आर्टिकल पे। अब इस आर्टिकल को सिखाने के लिए मैं करूँगा क्या, सबसे पहले इसको सेंटेंसेस में ब्रेक करूँगा ताकि आपको इसे सीखना आसान हो। हिंदी तो मैं बनाऊँगा, लेकिन वो हिंदी बन कैसे रही है ये भी सिखाने की आपको कोशिश करूँगा। वीडियो को अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देख के लगा कैसा, एक कमेंट बॉक्स में से बताइएगा जरूर। देखें आप, यहाँ सेंटेंस से शुरू हुआ है, कहाँ तक फुल स्टॉप आया है जरा देखिए, यहाँ फुल स्टॉप आया है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक सेंटेंस है। हमें इसको अलग से ब्रेक कर लेते हैं।
इसका सब्जेक्ट और वर्ब अलग अलग कर लेते हैं, फिर हमें समझना आसान हो जाएगा थोड़ा। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम, दिस इज द सब्जेक्ट। अच्छा, कोलिजियम है तो ये कलेक्शन है, कलेक्शन है तो फिर सिंगुलर ही है, ऑल कलेक्टेड ऑन आर सिंगुलर, जजेस का समूह सुप्रीम कोर्ट में। हैज डन, ये वर्ब है, उसने क्या किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। टू पुश बैक अगेंस्ट, टू पुश बैक अगेंस्ट का मतलब क्या, अगेंस्ट, ये जो पुश बैक अगेंस्ट एक पूरा का पूरा वर्ब था, अगर ये किसी चीज के अगेंस्ट होता है तो इसका क्या मतलब होता है, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम है उसने रिजेक्ट करके, एक्सेप्ट ना करके बहुत अच्छा किया। क्या एक्सेप्ट नहीं किया, अब देखिए, पुश बैक अगेंस्ट का मतलब द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट का मतलब वही सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। अटेम्प्ट्स मतलब प्रयास, कैसा प्रयास, टू ब्लॉक, रोकने का, क्या रोकने का, द अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्तियां, किसकी नियुक्तियां, ऑफ सम एडवोकेट्स, कुछ वकीलों की, एज हाई कोर्ट जजेस, ब्रेक करते हैं इसे, हाई कोर्ट जजेस के रूप में कुछ वकीलों का की नियुक्तियों को रोकने के सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के प्रयास को रिजेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने बहुत अच्छा किया। देखा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आसान हो गया। चलिए, वो काम तो हो गया, अब एक काम करते हैं, नीचे वाले पे आते हैं। तो पहले मैं इसे पूरा हटा दूं ताकि वही सिर्फ दिखे। नीचे वाले सेंटेंस में भी हम वही करेंगे, क्या वही, जो सब्जेक्ट वर्ब है उसको अलग अलग कर लेंगे, तब आगे करेंगे इसे। देखें, ये हमारा सेंटेंस यहाँ शुरू होगा, कहाँ चला गया मैं, इसमें क्यों आ गया, यहाँ से, हाँ, अब यहाँ से हमें शुरू करना है, जहाँ फुल स्टॉप आया रहेगा वहाँ तक जाएंगे। तो कहाँ तक आया है फुल स्टॉप, द 3 मेंबर कोलिजियम, यानी 3 लोग ही थे इस कोलिजियम में, हाई कोर्ट, यहाँ तक का है नहीं सेंटेंस, ठीक है। ये देखिए, सेंटेंस बड़ा है लेकिन हम इसे आसानी से समझ जाएंगे अगर ऐसे ब्रेक करके पढ़ेंगे। तब ब्रेक करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, द 3 मेंबर कोलिजियम, यानी सब्जेक्ट यही है, कहीं ना कहीं इसका वर्ब आया होगा। अभी इसी कोलिजियम के लिए यूज हुआ है विच मेक्स रिकमेंडेशंस फॉर हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट्स, जो कि उच्च न्यायालय की नियुक्तियों के लिए सिफारिशें करती है, उसकी बात हो रही है। तो ये सब्जेक्ट है। अब ये पूरा का पूरा जो बन गया, इसके लिए एडजेक्टिव क्लॉज बन गया, इसका तो कोई मतलब नहीं, सब्जेक्ट है तो वर्ब कहाँ आया रहेगा, यहाँ आया रहेगा। जो 3 सदस्यों की कोलिजियम थी, ये वर्ब आ गया। उसने हैज रीइटरेटेड, उसने जोर दे करके कहा, दोहराना मतलब जोर दे के कहा, क्या, चूंकि कलेक्टिव नाउन्स के साथ हम इट फैमिली यूज करते हैं इसलिए प्रोनाउन भी इट होगा। उसने क्या कहा कि इट्स डिसीजन, कि इसका जो निर्णय है, कौन सा, टू एलिवेट, एलिवेट करने का, क्या एलिवेट करने का, बढ़ाने का, प्रमोट करने का, किसको, लॉयर्स को, कौन से लॉयर्स को, सौरभ कृपाल, इनको प्रमोट कर दिया जाए और क्या बना दिया जाए, दिल्ली हाई कोर्ट का जज, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट में प्रमोट किया जाए। आगे, आर जॉन सत्यन टू द मद्रास हाई कोर्ट, इनको मद्रास हाई कोर्ट में प्रमोट किया जाए। और सोमशेखर सुंदरसन, इनको प्रमोट किया जाए कहां पे, बॉम्बे हाई कोर्ट पे किया जाए, ठीक है ना, इसी को। तो यानी कि ये पूरा क्लियर हो गया कि 3 सदस्यों की कोलिजियम ने, जो कि हाई कोर्ट की नियुक्तियों में अपनी सिफारिशें देती है, अपना योगदान देती है, उसने दोहराया, जोर दिया अपने डिसीजन को, किस डिसीजन को, कि जो सौरभ कृपाल हैं इनको दिल्ली हाई कोर्ट, आर जॉन सत्यन को मद्रास हाई कोर्ट, और यहाँ तक की जो बात हुई है उसने इसको जोर दे करके बोला। अब देखिए आगे आते हैं हम इसमें। हमारा सेंटेंस कहाँ शुरू हुआ है, एज से, कहाँ फुल स्टॉप आया है, जरा देखिए तो यहाँ आया है, यहीं तक आया है ना, यानी यहाँ तक वाले सेंटेंस को अलग कर लेते हैं सबसे पहले हम। इससे क्या होगा कि थोड़ा हमारा समझना हमें थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर हम ऐसे करेंगे तो थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। यानी अब हमारा टास्क है इस वाले सेंटेंस को देखना। ये एज कंजंक्शन है, इट सब्जेक्ट है, ये किसके लिए आया है आपका, इसी कोलिजियम के लिए आया है, इट। अब आपको मैं समझाऊं जरा ये डील के बारे में। एक फ्रेजल वर्ब होता है डील विद और दूसरा होता है डील इन। डील विद का मतलब होता है टू फेस, सामना करना, टू टैकल। डील इन का मतलब होता है टू ट्रेड, व्यापार करना, ठीक है। अब यहां देखें आप, यहां जो दिया गया है इसे ध्यान से देखिएगा, एज इट, यानी कि जो कोलिजियम है डील के साथ यहां आया है विद, ये पास्ट है उसका सेकेंड फॉर्म, इन डिटेल। तो क्या है कि इसने, किसने, कोलिजियम ने डील विद, सामना किया पूरे डिटेल में, किसका सामना किया, द ऑब्जेक्शंस, सारे विरोधों का। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑब्जेक्शंस लगाए कि आपने जिन जजेस
की नियुक्ति की बात की है कि इनको हाई कोर्ट का जज बनाया जाना चाहिए, इन्होंने ऑब्जेक्शन किया था सेंटर ने, तो इसने कोलिजियम ने जो है कि पूरा खुल करके इन डिटेल पर्याप्त रूप से जो है इनका ऑब्जेक्शंस का सामना किया। अच्छा, किसके द्वारा? रेज्ड बाय, ये देखिए, रेज्ड बाय द सेंटर इन ईच इंडिविजुअल केस, मतलब हर एक व्यक्तिगत केस में, मतलब जो 3 जजेस की बात हुई थी, 3 लॉयर्स थे ना, उनको जज बनाने की जो बात हुई थी, हाई कोर्ट में प्रमोट करने की जो बात हुई थी, सेंटर ने उसमें ऑब्जेक्शन किया। रेज्ड बाय का मतलब क्या है? विच वर, ये एक्चुअल में पहले क्लॉज था ऐसे, विच वर ऐसे यहां से यहां तक, रेज्ड बाय द सेंटर, सेंटर के द्वारा जो उठाए गए थे ऑब्जेक्शंस इन ईच इंडिविजुअल केस, हर एक इंडिविजुअल के व्यक्तित्व को लेकर के कि नहीं ये सुटेबल नहीं है। तो हर एक मुद्दे को, हर एक ऑब्जेक्शन को जो है कोलिजियम ने बहुत ही प्यार से डील किया, बहुत ही उनका सामना अच्छे से किया डिटेल में। द मोटिव्स, मतलब कि जैसे ही उसने ऐसा किया कोलिजियम ने, द मोटिव्स, अब देखिए सब्जेक्ट है ये, मोटिव्स मतलब मनसा किसी इंसान की, उद्देश्य, बिहाइंड प्रेपोजिशन है, तो अगर ये सब्जेक्ट है तो आगे कहीं ना कहीं सब वर्ब आया होगा, तो बिहाइंड द गवर्नमेंट्स ऑन गोइंग कॉन्टेस्टेशन विद द जुडिशरी, जुडिशरी के साथ गवर्नमेंट का जो लगातार चलने वाला ऑन गोइंग कंटेस्टेशन का मतलब क्या बन गया? आपका जो मुकाबला चल रहा था, इसके पीछे मंशा क्या थी गवर्नमेंट की? ओवर अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट के साथ प्रीपोजिशन टू यूज करते हैं, नियुक्तियों के ऊपर लेकर, टू मतलब कहां पे? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मतलब वहां जो दिया है विद द जुडिशरी, न्यायपालिका के साथ नियुक्तियों के ऊपर, जो कि संवैधानिक कोर्ट अदालतों में जो नियुक्तियां की जानी है, इससे रिलेटेड सरकार का जो मुकाबला चल रहा था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मुकाबला चल रहा था, उसके पीछे का जो मोटिव मतलब उनकी मंशा, यही सब्जेक्ट है, तो इसका वर्ब यहां आया है, स्टैंड एक्सपोज्ड, यहां पे ये बन गया एडजेक्टिव। एक्सपोज का मतलब सामने आ जाना, एडजेक्टिव यहां पे ये। स्टैंड एक्सपोज्ड का मतलब वो उजागर होती है। समझ में आई बात? एक बार फिर से मैं बता दूं, सेंटेंस कहां से शुरू हुआ है? वहां से, जैसा कि वहां पे दिया है, क्योंकि जो इट लगा हुआ है वो किसके लिए लगा है? कोलिजियम के लिए। कोलिजियम ने बहुत ही डिटेल में जो भी ऑब्जेक्शंस उठाए गए थे सेंटर के द्वारा हर एक इंडिविजुअल के केस में, बहुत ही डिटेल में उनका उसने सामना किया, और सामना करते ही क्या सामने आ गया? द मोटिव्स, मोटिव्स मतलब मंशा, क्या क्यों कर रही थी गवर्नमेंट, मोटिव, किसका मोटिव? बिहाइंड द गवर्नमेंट ऑन गोइंग कंटेस्टेशन, मतलब कि गवर्नमेंट का जो ये ऑन गोइंग लगातार चलता हुआ जो ये विरोध था, जो मुकाबला था जुडिशरी के साथ, न्यायपालिका के साथ, कि वो जो नियुक्तियां करती है संवैधानिक अदालतों में, वो मोटिव्स खुल करके सामने आ गया। तो ये वाला जो सब्जेक्ट दिया है ना, इसका वर्ब यहां पे दिया हुआ है, स्टैंड एक्सपोज्ड। अब आते हैं थोड़ा आगे, अब हमें देखना है इसको, तो पहले मैं इसे पूरा हटा दूं, नीचे वाले को भी थोड़ा अलग कर दूं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा। देखिए यहां पर ये दिया है ना, कम्युनिकेशंस बिटवीन, अब ये कम्युनिकेशन जो यही सब्जेक्ट है। अब कम्युनिकेशन तो समझ रहे हैं आप लोग, बात विचार वार्तालाप किसके बीच में? ये प्रेपोजिशन है, बिटवीन द कोलिजियम, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो कोलिजियम है उसके बीच, एंड द सेंटर, सेंटर यानी कि सरकार और कोलिजियम के बीच का जो कॉन्वर्जेशन है, जो वार्तालाप है, ऑफर इसका वर्ब है। आप देखेंगे कि कम्युनिकेशंस प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल हो गया। ऑफर मतलब पेश करती है, क्या? एक झलक, किसमें? इनटू द अनटेनेबल नेचर, अनटेनेबल नेचर मतलब एक अस्थिर रवैये को, अस्थिर रवैया, किसका रवैया? ऑफ द गवर्नमेंट्स, ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्शंस, गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्शन था किसको लेकर के? ऑब्जेक्शन टू प्रस्तावित नियुक्तियों, प्रस्तावित नियुक्तियों को लेकर गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्शन था, अब इधर आते हैं हम, गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्शन था, उस ऑब्जेक्शन के अस्थिर नेचर की एक झलक को पेश करती है। कौन करती है? कम्युनिकेशंस बिटवीन, इन दोनों के बीच के वार्तालाप की। अच्छा, अनटेनेबल का मतलब क्या? कि गवर्नमेंट ने जो ये ऑब्जेक्शन किया था वो मतलब उसका कोई आधार ही नहीं था, बेसलेस था, बिना मतलब कुछ भी, बिना फैक्ट के बात किया जा रही थी, ऐसा कहा गया। मेकिंग इट अबंडेंटली क्लियर, मेकिंग इट अबंडेंटली क्लियर, अबंडेंटली क्लियर का मतलब क्या होता है? ऑब्वियस, बिल्कुल क्लियर। मेकिंग इट एंड मेक्स इट, एंड मेक्स इट, मेकिंग इट का मतलब एंड मेक्स इट, और क्या स्पष्ट कर देती है? बिल्कुल क्लियर कर देती है। हाउ बैडली, हाउ बैडली मतलब हाउ मच, कितना ज्यादा, द करंट रेजिम, करंट मतलब तत्काल की, रेजिम मतलब वर्तमान शासन, शासन जो है मतलब जो तत्काल की जो सरकार है वो कितना, अब वही है ना आपका, हाउ बैडली द करंट रेजिम, सब्जेक्ट वही है, तो वांट चाहती है,
टू कंट्रोल, नियंत्रण में रखना किसको, न्यायिक नियुक्तियों को। मतलब गवर्नमेंट जो विरोध कर रही थी, यहां से देखिए ज्यादा अच्छा लगेगा, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्शंस किन को लेकर के, प्रस्तावित अपॉइंटीज को। अपॉइंटीज मतलब क्या निकल गया, जो नियुक्ति जिनको किया जाना है, 3 लोग किए गए थे ना, उन लोगों को जो प्रस्तावित किया गया था, उनके विरोध में गवर्नमेंट ने जो बोला, ये जो भी ऑब्जेक्शन कर रही थी वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्शन जो है वो गवर्नमेंट के एक अस्थिर रवैये को दिखाती है। और इसकी झलक हमको मिल जाती है आपके किसके बात बीच की वार्तालाप से, कोलिजियम और सेंटर। अभी बातचीत यहाँ हो रही थी इसके पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया, मना कर दिया कोलिजियम ने। आगे अब हम देखते हैं इसमें, अब यहाँ देखिए इफ से शुरू हुआ है सेंटेंस से, कहाँ तक गया ये सेंटेंस, यहाँ तक आएगा लॉयलिस्ट। आ गया लॉयलिस्ट मतलब जो वफादार हो। पॉलिटिकल लॉयलिस्ट का मतलब क्या निकल गया, जो राजनीतिक पार्टियों के वफादार हों। फॉर एज अ सिस्टम ऑफ स्पॉइल मेंट फॉर पॉलिटिकल लॉयलिस्ट, मतलब एक ऐसा सिस्टम लिखा गया ना के रूप में, अ सिस्टम ऑफ स्पॉइल्समेंट। अ सिस्टम ऑफ स्पॉइल्स का मतलब क्या निकला, एक ऐसा सिस्टम जिनमें गवर्नमेंट उन लोगों को सपोर्ट करती है, उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स देती है, उन लोगों को प्रमोशंस देती है, उन लोगों को गवर्नमेंट में अच्छे पद देती है जो लोग उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है। तो ये निकल गया इसका मतलब इतने का। एज का मतलब सिमिलरिटी, के रूप में, किसके रूप में, जो लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को उनकी आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं उसके रूप में। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, अपॉइंटमेंट टू द हायर जुडिशरी, नियुक्तियां हायर जुडिशरी मतलब कि बड़े पद पर, न्यायालय के बड़े पद पर जो हुआ है उसकी बात हो रही है। अब ब्रेक करते हैं इसको। द ऑब्जेक्शन विच इज बेस्ड ऑन कैंडिडेट्स, जो कि आधारित है, ये एडजेक्टिव है, यही सब्जेक्ट है यहां पे। जो विरोध है, जो ऑब्जेक्शन है, विच इज बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स सेक्सुअल ओरिएंटेशन। सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब क्या, सेम जेंडर का सेम जेंडर में, या जो भी जेंडर है उसका किसी भी तरफ का सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ये तो रहा नहीं, ये तो एडजेक्टिव बन गया, तो ऑब्जेक्शन हो गया सब्जेक्ट, स्मैक्स ऑफ ये बन गया वर्ब, ऑफ देखिए स्मैक्स ऑफ समथिंग का मतलब क्या था, अ मिडिवल माइंडेड आइडियोलॉजिकल बायस। बायस का मतलब क्या हो गया, भेदभाव करना, पूर्वाग्रह होना, मतलब पहले से किसी के बारे में कोई ओपिनियन बनाए रखना। मतलब एक पूर्वाग्रह, कैसा पूर्वाग्रह, विचारधारा, कौन सी विचारधारा, मध्यकालीन। मध्यकालीन मतलब बहुत पुरानी विचारधारा की याद दिलाती है। स्मैक्स ऑफ का मतलब इसी की याद दिलाती है। क्या याद दिलाती है, ये ऑब्जेक्शन। कौन सा ऑब्जेक्शन, जो इस पे आधारित है। यानी एक ऑब्जेक्शन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, जो किस पर आधारित है, किसी भी कैंडिडेट, जो 3 लॉयर्स को, एडवोकेट्स के बारे में बोला गया ना कि प्रमोट किया जाए, कि उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, इसके बेस पर जो ऑब्जेक्शन कर दिया गवर्नमेंट ने, वो ऑब्जेक्शन इस बेस पर याद दिलाती है कि ये तो मतलब बहुत पुरानी विचारधारा की चीजें चल रही है, किस जमाने में इंसान जी रहा है। आज तो बहुत सारे नियम कानून खुद कोर्ट ने बनाया जिसमें कि थर्ड जेंडर को जो है कि वरीयता दी जा रही है, सेम जेंडर का सेम जेंडर में जो अट्रैक्शन हो रहा है उसको दिया जाए, इसमें किसी की क्या गलती है। तो ये तो बहुत पुरानी मानसिकता को जो है कि याद दिला रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे दिया गया फिर कॉमा करके, द एफर्ट्स, सब्जेक्ट है, कौन सा एफर्ट, टू स्टॉल, रोकना। टू स्टॉल मतलब रोकना, किसको, अभी सब्जेक्ट आया है, वर्ब नहीं आया है। द एलिवेशन, वही एलिवेट का प्रमोशन है, प्रयास रोकने का, प्रमोशन का, प्रमोशन को रोकने का जो प्रयास है, ऑफ अ कपल ऑफ एडवोकेट्स, कुछ एडवोकेट्स, जो कुछ एडवोकेट्स हैं, जो कुछ वकील हैं, उन वकीलों के प्रमोशन को रोकने का जो प्रयास है, बेस्ड ऑन मतलब एडवोकेट्स, विच इज बेस्ड ऑन देयर सोशल मीडिया एक्टिविटी, उनके सोशल मीडिया एक्टिविटी के आधार पर कुछ वकीलों के प्रमोशन को रोकने का जो प्रयास है, ये सब्जेक्ट है ना, एक्सपोजेज, वो उजागर करती है, सामने लेकर के आती है। वर्ब, अ माइंडसेट, एक ऐसी विचारधारा को उजागर करती है, इसके लगाया है दैट, जो कि देखती है क्या, अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियों को इस रूप में देखती है, किस रूप में, टू द हायर जुडिशरी एज अ सिस्टम ऑफ स्पॉइल्स मीन फॉर पॉलिटिकल लॉयलिस्ट्स। मतलब यहां से फिर से जोड़ते हैं अब कि जो गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन किया है कुछ कैंडिडेट के सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, एक तो ये बहुत पुरानी विचारधारा पे आधारित है, दूसरा जो प्रयास किया है गवर्नमेंट ने कि कुछ एडवोकेट्स कि उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी जो दी गई है उस एक्टिविटी के बेसिस पर उन्होंने जो प्रयास किए हैं
वो ये सारी की सारी चीज़ें किस बात को जो है कि दिखाती है, वो ऐसे मानसिकता को दिखाती है कि सरकार इन चीज़ों में जो जुडिशरी सिस्टम है, हायर जुडिशरी सिस्टम है, उसमें वो उन लोगों को हायर करना चाहती है। भाई सोशल मीडिया मान लेते हैं कि आप सभी लोगों के अपने पर्सनल ओपिनियन हो सकते हैं, आप के लिए भी कोई अपना पॉलिटिकल अप्रोच होगा कि ये पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा है, चाहे आप जानते हो चाहे जैसे जानते हो, न्यूज़पेपर के थ्रू या सुन करके या खुद अपने जानकारी के थ्रू, तो आपको अपना अधिकार है कि आप अपने पॉलिटिकल ओपिनियन को रखें। तो कई बार आप इनको सोशल मीडिया पे लिखते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं सोशल मीडिया पे जिससे ये आइडिया सामने वाले को लग जाता है कि आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि इसी के बारे में यहाँ बात की गई होगी, कुछ लोगों ने उस पर किया होगा एक्टिविटी, तो गवर्नमेंट को लगा होगा कि नहीं, उनकी जो एक्टिविटी है वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, तो उस एक्टिविटी के बेसिस पे नहीं उन्हें काम करना चाहिए कि भैया हमारे लिए फेवरेबल नहीं है तो हम इनको नहीं करेंगे। अगर क्वालिटी है तो करो भाई, तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन नियम के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, जो लॉ कहती है उसके हिसाब से सही काम कर रहा है बंदा ना हो। तो ये जो ऑब्जेक्शन है नहीं करना चाहिए, और ये जो प्रयास है इन चीज़ों को दिखा रही है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि सिर्फ उन लोगों को बड़े पदों पर लेकर के जाए जो लोग सिर्फ पर्टिकुलर पार्टी के ही सपोर्टर, यानी जो सरकार, जो सत्ते में जो सरकार है, सिर्फ उन्हीं लोगों को लेकर जाना चाह रही है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। अब हमारा ये सेंटेंस बन गया यहाँ से इसके नीचे, है ना, ये एक सेंटेंस बचा है। अब इसको ब्रेक करके देख लेते हैं। एज, देखते हैं आगे। एज तो कंजंक्शन है ना। द कोलिजियम, यानी सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम, हैज पॉइंटेड आउट, मतलब कि कोलिजियम जो है उसने ये मतलब संकेत दे दिए हैं क्या, नाइदर, ना तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑफ मिस्टर कृपाल, जो मिस्टर कृपाल हैं, आई थिंक सौरभ कृपाल साहब, इनका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो, नॉर द एयरिंग, एयर मतलब क्या होता है, हवा फैलाना, हवा देना किसी चीज को बढ़ाना, द एयरिंग ऑफ पॉलिटिकल व्यूज, जो राजनैतिक विचार हैं उनको फैलाया जाना किसके द्वारा, बाय द अदर टू एडवोकेट्स। तो क्या क्लियर बोल दिया उन्होंने कि मिस्टर कृपाल का सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, न तो वो और न तो कुछ जो दो एडवोकेट्स हैं उनका खुद का पर्सनल ओपिनियन क्या है पॉलिटिक्स को लेकर के। इन दोनों में से कोई भी चीज विल इम्पिंज ऑन, मतलब दोनों में से कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी, इम्पिंज ऑन देयर सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी का मतलब क्या निकल गया आपका, कि काम करने के योग्य हैं कि नहीं है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या निकल गया, उनके सत्यनिष्ठता, न तो उनकी उपयुक्तता और न ही उनकी सत्यनिष्ठता, दोनों में बिल्कुल प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि इनका इनका किस सेक्स को ये पसंद करते हैं, सेम जेंडर में जाते हैं कि किस जेंडर में जाते हैं, या किसी भी एडवोकेट का खुद का पर्सनल ओपिनियन क्या है, ये उनकी काबिलियत पे और उनकी सत्यनिष्ठता पे कोई प्रभाव नहीं डालेगी। क्योंकि भाई सबके अपने पर्सनल ओपिनियन हो सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब हम कोई जजमेंट पास करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो फैक्ट्स के बेसिस पे होते हैं। तो ऑथर के हिसाब से जो है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो नहीं बन सकते, बन सकते हैं। पर्सनल ओपिनियन से क्या मतलब, हमें उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन से मुझे क्या मतलब, बनना चाहिए, काबिलियत है तो। आगे देखिए, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट, पहले देख लेते हैं कितना बड़ा है ये, वहाँ पर नहीं है, इधर भी फुल स्टॉप नहीं आया, इधर 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 यहाँ पे आया है फुल स्टॉप। यानी ये जो हमारा पैसेज है वो इतना बड़ा है। इस पैसेज का ये वाला लाइन पहले हम इतना समझ लें ब्रेक करके, ताकि ब्रेक करना आसान हो हमारे लिए। ठीक है, देखिए, द गवर्नमेंट, सब्जेक्ट हो गया, ये गवर्नमेंट तो सब्जेक्ट है ही यहाँ पे। अपीयर्स, ये नॉन फाइनाइट वर्ब यूज किया गया, इसका मतलब ये मेन वर्ब का सब्जेक्ट भी गवर्नमेंट है, नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट भी गवर्नमेंट है। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है, गवर्नमेंट ऐसी सोचती हुई प्रतीत होती है, गवर्नमेंट ही प्रतीत होती है, गवर्नमेंट ही सोचती है, यानी दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, गवर्नमेंट ऐसा सोचते हुए प्रतीत होती है, लगता है गवर्नमेंट ऐसा सोचती है, दैट कंजंक्शन की, क्या, जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, जो संभावित उम्मीदवार, जो कैंडिडेट्स हैं प्रमोशन के लिए, एलिवेशन के लिए, कहाँ पे, फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, न्यायिक नियुक्तियों के लिए जो संभावित कैंडिडेट्स हैं। अब देखिए पूरा का पूरा सब्जेक्ट ये है, ये तो ये फॉर का ऑब्जेक्ट है, तो वो जो कैंडिडेट्स हैं शुड नॉट हैव, मतलब ऐसा प्रतीत होता है, गवर्नमेंट ऐसा सोचती है कि ये जो संभावित पोटेंशियल जो लोग भी होते हैं, शुड नॉट हैव पॉलिटिकल व्यूज ऑफ देयर ओन, उनका खुद का पॉलिटिकल व्यूज होना ही नहीं चाहिए। या दैट मतलब या यह कि अटेंडेंसी, या फिर गवर्नमेंट ऐसा सोचती है कि अटेंडेंसी, और थिंक दैट के बाद दैट अटेंडेंसी मतलब एक प्रवृत्ति, कैसी प्रवृत्ति, टू मेक देयर व्यूज और ओपिनियन नोन। टू मेक देयर व्यूज और ओपिनियन नोन का मतलब ये निकला कि एक ऐसी प्रवृत्ति जिसमें वो अपने खुद के ओपिनियन को
अपने खुद के व्यूज़ को नोन मतलब फैलाते हैं, लोगों तक उजागर करते हैं, तो ये टेंडेंसी सब्जेक्ट है। ये प्रवृत्ति विल अमाउंट टू अ पॉसिबल बायस, मतलब कि ये जो है कि किधर डायरेक्ट कर देगी, ये प्रवृत्ति उनको इस बात की संभावना है कि ये भेदभाव कराएगी, पूर्वाग्रह से भरी हुई होगी इन देयर फंक्शनिंग एज जजेस, मतलब जजेस के रूप में जब वो जजमेंट देंगे या जो भी काम करेंगे, तो अगर उनके खुद के अपने पॉलिटिकल व्यूज होंगे जो कि गवर्नमेंट से मैच नहीं कर रहा, भाई तभी दिक्कत है। अगर सेम गवर्नमेंट से मैच कर रहा तब उन्हें दिक्कत क्या होगी। या फिर ऐसी टेंडेंसी जैसे में वो अपने ओपिनियन को सामने लेकर के आते हैं, तो एक्चुअल में है क्या ना कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या हाई कोर्ट के जजेस हैं, ये मतलब बहुत बड़े लेवल के ये पद होते हैं, ये अगर अपना कोई व्यू देते हैं तो इसको लोग सुनते हैं, इसको लोग मानते हैं। तो यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है कि ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऐसे सोच रही है कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कहीं पर जो बड़े पद हैं उसमें जो लोग जा रहे हैं उनका खुद का पॉलिटिकल ओपिनियन होना ही नहीं चाहिए। या फिर इनको ऐसा लगता है कि ये जो टेंडेंसी है कि अपने ओपिनियन को सामने लेकर के आ रहे हैं, जब ये अपने ओपिनियन को सामने लेकर के आ रहे हैं तो अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाई और अगर वो जज जो जजमेंट देने जा रहा है उस पर्टिकुलर जजमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसा गवर्नमेंट का ये मानना है, गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि हो सकता है कि एज अ जज उनका वो जो अपना खुद का पॉलिटिकल ओपिनियन है, खुद के जो व्यूज़ हैं वो उनके फंक्शंस में बाधा डाले, यानी कि जैसे गवर्नमेंट चाह रही है उस हिसाब से ना करो, अपने हिसाब से कर दे, ऐसा कुछ हो गया। आगे देखते हैं। अब यहाँ से है ना नथिंग, कहाँ पे आया है फुल स्टॉप, जहाँ फुल स्टॉप होगा ये वहीं पे ये सेंटेंस रुकेगा। ये तो सेंटेंस इसमें तो आया नहीं कहीं, यहाँ आया क्या, हाँ यहाँ आ गया, ठीक है। यानी कि अभी जो सेंटेंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो इतना बड़ा है, ये वाला देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। सारे ऐसे ब्रेक कर देने से ना चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं, ठीक है। आइए देखा जाए। नथिंग कैन डिसप्रूव सब्जेक्ट वर्ब, क्या डिस्क्रिव दिस मोर देन द फैक्ट, ये फैक्ट कौन सा फैक्ट, ये तथ्य कि दैट देयर आर अदर नेम्स, मतलब इस बात को भी कोई चीज खंडित नहीं कर सकती कि कुछ और भी नेम्स हैं। जब कभी भी ऐसे डैश लिखा रहे बीच में यहाँ पे, तो ये सेंटेंस का मेन पार्ट नहीं होता है। एक्चुअल में ये जो बात यहाँ लिखी हुई है ना इसमें डैश के अंदर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक या यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाली जो बात है, ये बात ये पहले जो सेंटेंस आया है उसी की चीज़ को जो है उसी के बारे में कुछ न कुछ बोला जाता है। यानी कि इस बात को भी खंडित बिल्कुल नहीं किया जा सकता, कोई भी चीज़ खंडित नहीं कर सकती कि कुछ ऐसे फैक्ट्स देखने को मिलते हैं कि कुछ और भी नाम है। कौन से नाम, टू विच, जिनसे गवर्नमेंट सीम्स टू हैव नो ऑब्जेक्शन, ऐसा प्रतीत होता है गवर्नमेंट को उन नाम से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब क्या बोला गया, ये जो नेम्स है ना, मैंने बोला मेन पार्ट नहीं है, तो इसके बाद का जो मेन सेंटेंस है वहां शुरू होगा। तो देयर आर अदर नेम्स, अब उस नेम के आगे लगाया गया दैट आर, वो नाम दैट आर क्लोजली एसोसिएटेड, जो बहुत ही अच्छी तरीके से सांठगांठ किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, किससे, विद पॉलिटिकल पार्टीज। यानी कि इस बात को भी खंडित नहीं किया जा सकता, कोई चीज़ खंडित नहीं कर सकती कि कुछ ऐसे भी नाम हैं जो नाम बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट पार्टी से जुड़े हुए हैं और इन मतलब एडवोकेट की लिस्ट में है कि उनका प्रमोशन किया जाए, और वो वही लोग हैं जो लोग कि जुड़े हुए हैं और गवर्नमेंट को उनके नाम से कोई दिक्कत नहीं है। भाई उनको पता है कि अगर ये जज बनकर के आएगा सपोर्ट तो मुझे ही करेगा, हमारी पॉलिटिक्स और स्ट्रांग होगी। यहाँ देखते हैं इंडीड, वास्तव में अब वन से शुरू करना है। कहाँ पे फुल स्टॉप आया है देखिए, तो इधर 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 यहाँ आया है, थोड़ा सा बड़ा है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, मैं इसे अभी आसान कर देता हूँ। सबसे आसान काम यही है ना, आप सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, फिर वर्ब ढूंढिए, अगर कोई एडजेक्टिव क्लॉज है तो उसको क्लॉज बना दीजिए, फ्रेज है तो फ्रेज की तरह ट्रीट कर लीजिए, काम आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए है क्या इंडीड, वास्तव में अब ये पूरा हमें देखना है, ये इतना बड़ा, तो इतना बड़ा स्टेटमेंट देख के घबराना नहीं है, इन्हें ब्रेक करेंगे हम तो फिर ये आसानी से हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इंडीड वन कैन से, कोई भी कह सकता है, वास्तव में कोई भी ये कह सकता है, क्या कह सकता है, दैट कि द हिस्ट्री, यही सब्जेक्ट है, ऑफ किसका इतिहास, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। अब ये सब्जेक्ट है तो इसे सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होगा। कोई भी ये बड़े आसानी से कह सकता है कि जो न्यायिक अपॉइंटमेंट्स हैं, जो न्यायिक नियुक्तियां हैं, उसका जो इतिहास है, क्या है वो इतिहास, भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है, उदाहरणों से, सॉरी कौन से उदाहरणों से, ऑफ गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स, सरकारी लॉ ऑफिसर्स के उदाहरणों से भरा हुआ है जुडिशियल डिपार्टमेंट, इसकी जो हिस्ट्री रही है वो भरी रही है। अब आगे दिया गया है, कॉमा लग गया, फिर देखिए कहने के कॉमा लगा होगा इसमें, यहाँ कॉमा लगा, यानी कि अब इस ऑफिसर के बारे में यहाँ कुछ बोला गया है। तो कौन से ऑफिसर्स, वो वाले ऑफिसर्स
इनवेरिएबली का मतलब क्या था? ऑलमोस्ट ऑलवेज। वो ऑफिसर्स हु आर ऑलमोस्ट ऑलवेज, जो लगभग लगभग हमेशा। एंजॉय का मतलब फायदा उठाते रहे, किसका? विश्वास का, कॉन्फिडेंस का। किसके विश्वास का? ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप्स। पॉलिटिकल लीडरशिप मतलब जो राजनैतिक नेतृत्व करने वाली पार्टीज रही हैं, वो जिसके ऊपर विश्वास की हैं, उनके विश्वास का उनको लगभग लगभग हमेशा फायदा मिलता रहा है। कहाँ कहाँ? एट द सेंटर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में और द स्टेट्स। तो ये कौन लोग हैं? जो गवर्नमेंट के लॉ ऑफिसर्स हैं, मतलब कि इनको आगे बढ़ा दिया गया, इनका प्रमोशन कर दिया गया कि ज़्यादा पावर में रहेंगे तो गवर्नमेंट को ज़्यादा काम करेंगे। और भी दिया हुआ है एंड, यानी ये जो एंड लगा हुआ है ना, ये देखिए कहाँ से किसको किसको जोड़ रहा है। सबसे पहली बात, इस ऑफिसर्स, जो ऑफिसर्स वहाँ लिखा है उसको, और जो यहाँ लॉयर्स लिखा है इसको, इन्हीं दोनों को जो है एंड जोड़ने का काम कर रहा है। तो वो लॉ ऑफिसर्स है और ये यहाँ पे क्या बोला? लॉयर्स। अब बीच में क्या लिखा गया था? ऑफिसर्स के बारे में बोला गया, अब लॉयर्स के बारे में बोला गया। और वो लॉयर्स कौन से लॉयर्स? देखिए एडजेक्टिव है ये, जो नेतृत्व करते हैं। रिप्रेजेंट मतलब होगा नेतृत्व करना, किसका? राजनीतिक नेताओं का। तो अगर अच्छा, वो लॉयर्स जिन लोगों ने राजनीतिक नेताओं का नेतृत्व किया है, बीइंग ऑफर्ड, बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव, यानी इन नेताओं को ऑफर किया जाता है क्या? पोजीशंस। कहाँ? ऑन बोथ, कहाँ कहाँ? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बेंचेस में। यानी कि वो लॉयर्स जो लोग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का सपोर्ट करते हैं, नेतृत्व करते हैं, उनको ऑफर किया जाता है अच्छे पोजीशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। और वो लॉ ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट के लॉ ऑफिसर्स हैं, वो लॉ ऑफिसर्स जो लोग के हमेशा फ़ायदा उठाते हैं, किसका फ़ायदा उठाते हैं? राजनीति में रहने वाले नेताओं के विश्वास का, मतलब कि नेताओं को लगता है कि मेरा बंदा है, ठीक है ना, सेंटर में ही फ़ायदा मिलता है, स्टेट में ही फ़ायदा मिलता है। और हमारा जो ये हिस्ट्री रहा है जुडिशियल अपॉइंटमेंट का, वो ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। समझ में आई बात? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसमें वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये लास्ट पैराग्राफ है इस आर्टिकल का, अच्छा आर्टिकल है। वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस सारे इंप्रूव हो जाएंगे इसमें। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जेक्शन। सेंटेंस की शुरुआत तो यहीं से, फुल स्टॉप कहाँ है जरा देखिए तो, यहाँ से यहाँ तक आया है, यही है ना, ये सेंटेंस है हमारा। आइए देखते हैं इसे, इस सेंटेंस से क्या खासियत है। सब्जेक्ट है ऑब्जेक्शन। अब यहाँ से विच इज बेस्ड ऑन सेक्सुअल ओरिएंटेशन, तो ये तो है नहीं, एडजेक्टिव बन गया ये, जो कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर आधारित है वो ऑब्जेक्शन। सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज वर्ब, पर्टिकुलरली विशेष रूप से, अपीलिंग, वेरी सैड, शॉकिंग है, सैड है। एज क्योंकि, इट किसके लिए लगा है? वो ऑब्जेक्शन के लिए लगा है। इट इज कॉन्ट्रेरी, इट इज कॉन्ट्रेरी मतलब कि ये विपरीत है। किसके विपरीत है? टू द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, संवैधानिक स्थिति के विपरीत है। अच्छा, किस संवैधानिक स्थिति के विपरीत जरा देखिएगा। अगेंस्ट के विरोध में, डिस्क्रिमिनेशन, कौन सा किसके विरोध में? डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव के विरोध में। कौन सा भेदभाव? बेस्ड ऑन, जो आधारित है, सेक्स यानी लिंग, सेक्सुअल प्रेफरेंसेस का मतलब एक ऐसा भेदभाव जो सेक्स और यौन वरीयताओं पे आधारित है। मतलब कि सेक्स और यौन वरीयताओं के आधार पर किए गए भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक स्थिति के विपरीत है। कौन है विपरीत? वो ऑब्जेक्शन। यानी पूरे का मतलब क्या निकल गया वहां से कि एक ऑब्जेक्शन, वो ऑब्जेक्शन जो कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे है, वो बहुत ही शॉकिंग है, वो विशेष रूप से शॉकिंग है, क्योंकि ये उस जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो हमारी संवैधानिक स्थिति है, एक भेदभाव के खिलाफ, उसके विपरीत चली जा रही है वो। अच्छा, कैसे भेदभाव के खिलाफ? जो लिंग और यौन प्रेफरेंसेस के बेसिस पे, यौन वरीयताओं के विरोध में किए गए भेदभाव के विपरीत है। आगे द व्यू पॉइंट, द व्यू पॉइंट का मतलब क्या? अब यहां से है ना पूरा, ये जोड़िए कहां से कहां तक जा रहा है ये सेंटेंस, वहां से लेकर के यहां तक है व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट का मतलब क्या? विचार, खुद का ओपिनियन, आपका किसी का वो ओपिनियन। अभी सब्जेक्ट है दैट द कोलिजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट्स, एक ऐसा ओपिनियन, एक ऐसा मत जिसमें यह कहा जा रहा है कि कोलिजियम सिस्टम मतलब नियुक्तियों का जो ये कोलिजियम सिस्टम है। अब राइटर ने क्या बोला है? कोलिजियम सिस्टम के बारे में भी कुछ बोलना चाह रहा है कि अगर ऐसा मत है कि जो नियुक्तियां की जाती हैं हाई कोर्ट में, जजेस के ट्रांसफर किए जाते हैं, जो कोलिजियम सिस्टम इसमें काम करता है, ये मत इज फ्लॉड, अगर ये त्रुटिपूर्ण है, मतलब इसमें गलतियां हैं। एज इट इज ओपेक, ओपेक का मतलब है कि नॉट क्लियर, क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि कैसे उसमें किया जाता है। एंड और टेंट्स मतलब प्रवृत्ति होती है इसकी, टू रिड्यूस, कम कर देने की, जोन मतलब एरिया के,
कंसिडरेशन मतलब विचार के एरिया को रिड्यूस, कम कर देने की प्रवृत्ति होती है उसमें। किसमें प्रवृत्ति होती है? द व्यू पॉइंट। ये जो कोलिजियम सिस्टम है आपका फ्लॉड है, मतलब कि इसमें गलतियां हैं, त्रुटि है, और ये जो है इट इज ओपेक है। ये क्यों ओपेक है? क्योंकि इट टेंड्स, ये कम कर देती है विचार के एरिया को। तो अभी क्या बात आ गई आपकी? इज वैलिड। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, इसका वर्ब यहां है, यानी कि क्या है? द व्यू पॉइंट इज वैलिड। ये व्यू पॉइंट आपका अगर मत ऐसा है तो सही है। तो कौन सा मत? वो मत कि जो कोलिजियम सिस्टम है यार, वो भी तो जो है कि अपॉइंटमेंट जो किया जाता है उसमें कुछ त्रुटि है। अगर आपको ऐसा लगता है, क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि हमें इसमें पता ही नहीं चलता है, क्लियर ही नहीं होता है कि कैसे क्या हो रहा है, और इसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि इसमें विचार देने की पता ही नहीं है कैसे हो रहा है, तो कैसे लोग अपना ओपिनियन देंगे? तो आपका मत भी सही है। बहरहाल हाउएवर कॉन्ट्रास्ट शो करता है। बहरहाल अब उसके अपोज में बोला गया कि ठीक है ऐसा है, मान गए हम, लेकिन हालांकि द मैनर, वो तरीका, इन विच, जिस तरीके से जो तत्कालिक शासन सरकार इज सीक मतलब होता है ट्राई टू डू समथिंग, ट्राई टू अचीव समथिंग, ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग। जो सरकार है कोशिश कर रही है, क्या कोशिश कर रही है? टू फिल्टर आउट, निकाल के बाहर करना। किसको? कैंडिडेट्स को, उन कैंडिडेट्स को हु, अब इसके बारे में बोला गया, इट सस्पेक्ट्स, मतलब सरकार को डाउट है, हु मे नॉट, जो नहीं करे, शायद ना करे, सरकार को ऐसा डाउट है, फर्दर मतलब आगे ले जाना, सरकार को डाउट है कि कोशिश कर रही है कि इन कैंडिडेट्स को निकाल के बाहर कर दे, जो लोग, जिन लोगों पे डाउट है कि वो लोग नहीं करेंगे क्या? इट्स पॉलिटिकल एजेंडा, मतलब सरकार की जो राजनीतिक एजेंडा है उस एजेंडा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो सरकार कोशिश कर रही है कि उनको निकाल करके बाहर कर दिया जाए। अभी देखिए मैनर सब्जेक्ट है, ये देखिए यहां से यहां तक कहीं भी वर्ब आया नहीं है इसका। अभी यहां पर जो ये में आया हुआ है, इट आ गया सब्जेक्ट, इसका वर्ब हो गया ये हु आ गया सब्जेक्ट, इसका वर्ब हो गया ये। अब बाकी इसका वर्ब अभी आया ना, तो मैनर, वो जो तरीका है, विल, वर्ब यहां पे आएगा, वो तरीका विल श्योरली गिव, यानी कि वो जो तरीका है ये पक्का दे रही है क्या? एन इंप्रेशन, एक ऐसी छवि, दैट, मतलब इस बात का संकेत दे रही है आपको पूरी तरह से कि अलाउिंग एनी, अब जो अलाउिंग है यहाँ पे ना, अब ये जेरंड है, ये जेरंड है तो सब्जेक्ट हो गया, चूंकि जेरंड नाउन होते हैं तो फिर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि अलाउ करना किसको? किसी भी तरह के गवर्नमेंट के हस्तक्षेप को, मतलब किसी भी तरह के गवर्नमेंट के हस्तक्षेप को अलाउ करना, सब्जेक्ट है ना, ये अलाउ अगर कर दिया, विल पोज अ थ्रेट, मतलब कि सपोज अ थ्रेट का मतलब है कि कोई चीज साबित होना, वो उसका रूप होगी। किसका क्या रूप साबित हो जाएगी? वो थ्रेट, एक खतरे का रूप साबित हो जाएगी टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस, मतलब एक न्यायिक इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता को। तो कैसा लगा ये आर्टिकल? मुझे लगता है इतना ही है, हाँ खत्म हो गया। कैसा लगा ये आर्टिकल पढ़ करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई विल बी मीटिंग यू विद द नेक्स्ट सेशन वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।